हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 46 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी ग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी केजी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर पर सेकंड। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम जानेंगे संवेग बराबर होता क्या है। तो संवेग बराबर जानते हैं क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान, सिर्फ ऐसे कर दे रहे हैं, इनटू वेग। तो द्रव्यमान का तो हम लोग जानते हैं केजी होता है, और वेग का भी जानते हैं इनटू मीटर पर सेकंड। तो यह क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। इसको -1 भी लिख सकते हैं, ये सबको पता होगा। संवेग एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी एडिसन। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के द्वारा। 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। और इन तीनों नियम के बारे में न्यूटन ने कहाँ, मतलब कब बताया है, कहाँ बताया है? तो अपना बुक, एक प्रिंसिपिया नाम के बुक है जो 1687 में पब्लिश हुआ था। उसमें इन्होंने गति के 3 नियम के बारे में व्याख्या किया था। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है? तीनों को एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं कि अगर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गति अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, पहला का, गति के पहले नियम को। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है? समानुपाती होती है, और संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। इसी से हम लोग को बल का फॉर्मूला मिलता है। गति का दूसरा नंबर ये बताता है। गति का तीसरा नंबर क्या बताता है? तो गति का तीसरा नंबर बताता है कि किसी वस्तु पर क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, इसी को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया तीनों, गति का तीनों नियम। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? यानी कि हम लोग जानते हैं F बराबर, हम लोग क्या जानते हैं? F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। और ये क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, यानी द्रव्यमान आधा कर लेना है। तो F बराबर मेरा क्या हो जाएगा? G m/2 इंटू m/2 m1/2 बाई m2/2 अब बटे में r स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1/4 टाइम्स हो गया किसका? ये पूरा जो ये फॉर्मूला है, ये 4 तो बाहर ही निकल गया, और ये सेम फॉर्मूला ये F वाला आ गया, यानी इतना गुने F के। F1 बराबर मेरा जो आया, जो नया बल निकल के आया, यानी कितना गुना हो गया? तो 1/4 टाइम्स हो गया। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2F, ऑप्शन नंबर बी F, ऑप्शन नंबर सी F/2, ऑप्शन नंबर डी F/4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F/4। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य होगा। ऑप्शन नंबर ए मूल का 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी मूल का 2 गुना,
ऑप्शन नंबर सी मूल का 1/3, ऑप्शन नंबर डी मूल का आधा। तो क्या हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो तरंगदैर्ध्य है ये v बटा में n आवृत्ति वेग बटा में आवृत्ति के होता है। तो क्या बोल रहा था कि अगर तरंगदैर्ध्य को क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा, दिमाग से निकल गया। हाँ, आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, आवृत्ति दुगनी होगी, यानी कि इसको दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, दिख रहा है, यानी 1/2, और ये तो डायरेक्टली हो गया, और v/n जो है ये मेरा ऐसे रह जाएगा, यानी ये तो वही वाला हो गया जो फॉर्मूला लैम्डा, यानी कि लैम्डा का 1 बराबर 1/2 हाफ, और ये पहले वाला सेम टू सेम चीज़, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मूल का आधा, यानी पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने खाली स्थान पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, एक तरह से ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी फोकस पर, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले इसको बना करके देख लेते हैं। ये मेरा है अवतल दर्पण, ये यहाँ पे रोज बताते हैं, इसमें ये पोल है, ये मेरा फोकस हुआ, ये मेरा वक्रता त्रिज्या हो गया। तो अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो वस्तु को मेरा रखाएगा जब हम फोकस पे वस्तु को रखते हैं तभी जा करके मेरा वस्तु का जो ये हुआ वो अनंत पे बनता है। जैसे यहाँ पे फोकस पे रखें वस्तु को, टाइप से आया किरण चला गया, उसके बाद वैसे ही ये इधर से आता है, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, और कहीं पे जा करके ये आपस में क्या होगा, मिलेगा, कहीं पे मिलेगा। तो यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, कहीं अनंत पे बनेगा, और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसको भी ध्यान रखना है। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो सेविंग दर्पण में, हेडलाइट्स में, भट्टियों में यूज़ करते हैं, इसको भी 2-3 यूज़ जो है उसको भी ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी फोकस पर रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई खाली स्थान होगी। ऑप्शन नंबर ए उत्तल -0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी अवतल -0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी अवतल 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उत्तल 0.5 मीटर। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको बनाएंगे, यानी कि क्या दिया हुआ है, P बराबर लेंस के पावर बटे में 1/f होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, यानी 1/2 बराबर 0.5 मीटर डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये कैसा लेंस हो जाएगा, प्लस में दिया हुआ है तो 0.5 मीटर फोकस वाला कैसा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 100 वॉट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा खाली स्थान यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 800, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 0.8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसको सही जवाब करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, यानी कि कितना व्यय ऊर्जा हुआ है। हम लोग जानते हैं वाट इंटू घंटा जो आवर दिया हुआ रहेगा इंटू डे, अब बटा में क्या हो जाता है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। वाट मेरा कितना दिया हुआ है, तो 1000 वाट, और 8 घंटा और एक दिन के लिए
और इसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना, 2 0 से कट गया, यानी 0.8 यूनिट जो ऊर्जा है वो खपत होगी। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स आइज, ऑप्शन नंबर बी लेविस वाटरमैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सबर्ग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि फाउंटेन पेन का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी लेविस वाटरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, कब किया था इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, 1884 ईस्वी में। बाकी हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विद्युत धारा खाली स्थान का प्रवाह है। ऑप्शन नंबर ए तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेशों, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। यानी विद्युत धारा किसका प्रवाह है, तो विद्युत धारा हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है। यानी विद्युत आवेशों का प्रवाह ही क्या है, विद्युत धारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, Q/T। आई जहाँ विद्युत धारा है, Q आवेश है और T मेरा समय है। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो पक्षियों का अध्ययन होता है। वैसे ही अगर देखा जाएगा तो हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, उभयचर या सरीसृप वर्ग होता है, यानी सांप वगैरह सरीसृप वर्ग के, उनका अध्ययन क्या कहलाएगा, हर्पेटोलॉजी। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, किसका अध्ययन हो जाएगा, तो ऑप्थेल्मो आंख से रिलेटेड हो जाएगा। तो आंखों की चिकित्सा अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं, तो मानव के क्रमिक विकास, यानी मानव का विकास कैसे हुआ, ये सब चीज के बारे में जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी क्यूटीन, ऑप्शन नंबर सी सुबेरिन, ऑप्शन नंबर डी लिग्निन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिग्निन। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी, जलरोधी यानी कि जल को जाने नहीं देता है। तो ये क्या इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लिग्निन, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक संकरण खाली स्थान विभिन्न संस्करणों की विशेषता वाले दो पौधों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो एक संकर जो है क्या करता है, दो विभिन्न संस्करणों की विशेषता वाले दो पौधों का संयोजन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जब एक प्रयोग में केवल एक ही लक्षण या एक ही जीन की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो उनके लक्षण का जो युग्म विकल्प प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण बोलते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी
अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि हम लोग का रूट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। सुने ही है कि सबसे पहले मतलब पूरे विश्व में ही मतलब पहले फर्स्ट ये कहाँ पाया गया, तो अफ्रीका में, तो वहीं से एवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर बी मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी एनेलिडा, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनेलिडा। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल थोड़ा जान लीजिए। एनेलिडा में सारे वो केचुआ रेंगने वाले टाइप आ जाएंगे। फिर ऑर्थोपोडा में तिलचट्टा, जिनका सबसे बड़ा जो ये हो जाएगा संघ। मोलस्का में फिर घोंगा, सीपी, ये सब आ जाएंगे। प्रोटोजोआ वाले में तो सब तो जानते हैं, अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलिका, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संवेदिक अभिग्राहक, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिग्राहक, ऑप्शन नंबर सी घ्राण अभिग्राहक, ऑप्शन नंबर डी रसवेदी अभिग्राहक। तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रसवेदी, जिसको बोलेंगे गैस्ट्रो सॉरी इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितने भी CO2 और अपशिष्ट पदार्थ हुए नाइट्रोजन युक्त, वो सबको परिवहन करने का कार्य किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खाली स्थान शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी जलवाष्प, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, क्योंकि हम लोग क्योंकि वायु पर्यावरण में भी सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन का उपस्थिति होता है, तो हम लोग के सांस लेने पर भी ये अंदर जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये इसका यूज़ नहीं होता, ये बाहर आ जाता है पूरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सामान्य आँख के लिए सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर। तो ये तो हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने के लिए क्या होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए बर्फ, पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर बी मानव में श्वसन, ऑप्शन नंबर सी मानव में पाचन, ऑप्शन नंबर डी दूध से दही बनना। भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जिसको हम लोग फिजिकल चेंज, इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल चेंज, वैसा चेंज जिसको हम लोग एक तरह से अगर कर रहे हैं तो उसके मूलभूत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जिसका मूलभूत परिवर्तन हो जाता है वो हो जाएगा मेरा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, तो फिर से हम लोग पानी बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? यही इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा,
क्योंकि मानव अगर श्वास लेगा फिर उसको हम लोग वापस से शरीर में उस वही सेम चीज़ को नहीं कर सकते हैं। मानव में पाचन का क्रिया को हम लोग उसको पलट नहीं सकते हैं। दूध से दही बनना, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब जैसे भौतिक का और एक एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे पेपर को कट कर दिए तो कटिंग करना भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर अगर मान लीजिए चीनी में पानी घोल दिए तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है जी यानी कि जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। कब खोज की गई थी? तो 1932 में। इसको भी ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुत कमजोर, ऑप्शन नंबर बी मजबूत, ऑप्शन नंबर सी बहुत मजबूत, ऑप्शन नंबर डी कमजोर। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत कमजोर। कल ही बताए थे बहुत बड़े परमाणु उनके बीच में क्या हो जाएगा? बंधन जितना मतलब कैसा बंधन रहेगा? तो बहुत कमजोर रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नीला लिटमस पेपर श्वेत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर डी लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी HCl गैस अगर हम लोग इसमें डालते हैं तो क्या क्रिया होती है? नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों नहीं बदलता है? तो क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकृत नहीं होने के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण हवा अम्ल की तरह नहीं कार्य कर पाता है और ये अपना रंग को चेंज नहीं करता है। यही इसका कारण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए 9 समूह 9 आवर्त, ऑप्शन नंबर बी 7 समूह 8 आवर्त, ऑप्शन नंबर सी 18 समूह 7 आवर्त, ऑप्शन नंबर डी 8 समूह 7 आवर्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 समूह 7 आवर्त। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको रट लेना एकदम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। खालिस्तान एक हैलोजन है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। हैलोजन में कौन आ जाता है? तो क्लोरीन। क्लोरीन का अगर देखा जाए तो कितना होता है क्लोरीन का? तो 17 होता है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जिसको बोलेंगे, सॉरी संख्या बोल दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैलोजन में कौन है? तो क्लोरीन है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी O3, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी CO। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसको करके भी दिखा दे रहे। लाइम वाटर जो हुआ यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 मिल करके क्या बना देता है? तो CaCl
CO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो किसको मिलाने की जरूरत पड़ता है? CO2, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।